नमस्कार दोस्तों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं संविधान के नए टॉपिक की, और संविधान के नए टॉपिक में हमारा है सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय से लिखने से पहले हम यहाँ पर कुछ बातें करते हैं कि इसकी शुरुआत भारत में कब और किस एक्ट से साथ होती है और कहाँ इसकी स्थापना की जाती है। ये सारी चर्चाएं आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करते हैं यहाँ से 1773 से। 1773 में एक रेगुलेटरी एक्ट पास होता है। क्या होता है रेगुलेटरी एक्ट? जैसा कि आप इस एक्ट के बारे में जानते होंगे, रेगुलेटरी एक्ट के अंदर लिखा होता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। क्या लिखा था? रेग्यू एक्ट एक्ट में लिखा था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 1773 में रेगुलेटरी एक्ट के आधार पर लिखा था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। तो ये कब कब हुआ? फिर 1774 में। 1774 में कलकत्ता के अंदर, कहा? कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी की गई? कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये बात ध्यान में रखना कि 1733 में तो इसका प्रावधान किया गया था, और 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। और इसका सर्वप्रथम हम बात करें, सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? लॉर्ड इम्पे। इसका सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश हम लिख सकते हैं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्पे था। इम्पे। इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? लॉर्ड इम्पन। अगर हम अगली बात करें, अगली बात में अगर हम बात करें कि 1935 का अधिनियम पारित होता है, भारत शासन अधिनियम। कौन सा? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर अगर हम देखें, भारत शासन अधिनियम 1935 कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें भी एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट का प्रावधान दिया गया। किसका प्रावधान दिया गया? संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट का। यानी इसमें संघीय न्यायालय, हम लिख सकते हैं इसे फेडरल, फेडरल कोर्ट का प्रावधान किया गया। इसका प्रावधान किया गया। अब इसका फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को। कब की गई? 1 अक्टूबर, अगर हम बात करें 1 अक्टूबर 1937 को। और कहा की गई फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय की स्थापना? फेडरल कोर्ट, दिल्ली के अंदर। कहा की गई? दिल्ली में। यह बात समझ में आ गया? यानी फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय की स्थापना कहां करते हैं? दिल्ली के अंदर। इसका अगर हम बात करें, इसका मुख्य न्यायाधीश, अगर इसका हम मुख्य न्यायाधीश माने तो कौन था? मॉरिस ग्वेयर। मॉरिस ग्वेयर। इसका हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें, मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश कौन था? मोरिस आता गए गवेयर। मोरिस गवेयर इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यहां तक सब कुछ ठीक था। अब समझो, मेरी बात समझो, मैंने क्या कहा। 1773 में रेगुलेटरी एक्ट पारित होता है, जिसके अंदर भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय, यानी भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय बनता है 1774 में, कहां पे? कलकत्ता में। जिसका हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश था लॉर्ड इम्पे। और यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होता है, जिसमें एक फेडरल कोर्ट। अगर मैं एक बात करूं, या फेडरल कोर्ट में जो भी बातें, मतलब जो फैसले लिए जाते थे, उस फैसले के खिलाफ ये पूर्णतः सर्वोच्च न्यायालय नहीं माना जा सकता। यानी इस फैसले के खिलाफ हम नंदन में अपील दायर कर सकते हैं। और नंदन में कौन से? प्री प्री काउंसिल के अंदर हम क्या कर सकते थे? अपील दायर कर सकते हैं। ये बात भी यहाँ पे लिख सकते हो हम, कि फेडरल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम क्या लिख सकते हैं? फेडरल कोर्ट के फैसले फैसले के खिलाफ खिलाफ हम लंदन फेडरल कोर्ट के खिलाफ हम लंदन में प्रिवी काउंसिल, इसके ऊपर एक और कोर्ट बैठता है, प्रिवी काउंसिल के अंदर हम जा सकते थे। यानी फेडरल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम प्रिवी काउंसिल के अंदर मुकदमा दायर कर सकते, या उस फैसले के अंदर वो करते थे, प्रिवी काउंसिल के अंदर मुकदमा दायर करते हैं, दायर कर सकते थे। ये बात समझ में आ गई? देखो मैंने क्या लिखा, कि 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट दिल्ली में स्थापना की जाती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश प्रथम होते हैं मोरिस गवेयर। फेडरल कोर्ट अपने आप में एक सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके खिलाफ हम इसके खिलाफ हम लंदन में प्रिवी काउंसिल के अंदर हम अपना क्या कर सकते हैं? मुकदमा दायर कर सकते हैं इसके फैसले के खिलाफ। यहां तक तो हमें हो गया। अगर अब बात करें अब भारत के अंदर, मतलब फेडरल कोर्ट किस तरह से भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना लेता है, तो इसको सर्वोच्च न्यायालय बनाया जाता है जनवरी 1950 के अंदर। कब बनाया जाता है? जनवरी 1950 के अंदर। तो आप लिख सकते हो जनवरी 1950 में संघीय न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय का रूपांतरण कर देते हैं। संघीय न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय में रूपांतरित कर देते हैं। अब एक प्रश्न आता होगा कि जनवरी 1950 के अंदर हम संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट को रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, ये बात जायज है। उस समय अगर हम बात करें इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो इसका मुख्य नाम था हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया इसके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। उस समय कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। और कौन होते हैं? हरिलाल जे कानिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ कौन दिलाता है उस समय? हमारे संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। तो फेडरल कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का स्थान लेता है 1950 में। और राष्ट्रपति का हम पद स्वीकार कब कर लेते हैं? 24 जनवरी। और ये लेता है 28 जनवरी। समझो इस बात को, मतलब 24-26 जनवरी को हम क्या राष्ट्रपति का पद स्वीकार कर लेते हैं, और ये लेता है 28 जनवरी को। तो ध्यान रखना इस बात का कि सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश कौन था? हरिलाल जैकानिया। कई किताबों में हीरालाल लिखा है तो वो उस वही किताबों तक ही रहने दे। रियल नाम क्या था उसका? हरिलाल जैकानिया। ठीक है, ये बात अच्छी तरह से ध्यान देना। हरिलाल जैकानिया थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसके? सर्वोच्च न्यायालय के। अब क्वेश्चन अगर आपके सामने यह बन जाए कि फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो भी कौन थे? हरिलाल जैकानिया। इस बात को समझो कि फेडरल कोर्ट के अंतिम, हम लिख सकते हैं फेडरल कोर्ट के अंतिम अंतिम न्यायाधीश भी कौन है? हरिलाल जैकानिया। और उसका इनका कौन सा क्रम था उस समय फेडरल कोर्ट में? चौथा। कौन सा क्रम था? चौथे क्रम के ये मुख्य न्यायाधीश बने थे उस समय। और फेडरल कोर्ट के अंतिम, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आएगा हरिलाल जैकानिया। अगर क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो हरिलाल जैकानिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी शपथ शपथ यानी ओथ कौन दिलाते हैं? हरिलाल जैकानिया दिलाते हैं। जैकानिया ही क्या कर लेते हैं? इन्हें संविधान की शपथ दिलाते हैं। किन्हें? हमारे प्रथम राष्ट्रपति को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये यहां तक बात समझ में आ गई। यहां तक बात समझ में आती है तो अब हम आगे चलते हैं क्या? अपने टॉपिक के ऊपर, मेन पे। और मेन टॉपिक अपना कौन सा था? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय का अगर हम देखें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कौन सा है सर्वोच्च न्यायालय का? सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद है अनुच्छेद 124 में लिखा है। क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 124 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट का गठन। और इसी के साथ एक और लाइन लिखी है कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, तो आएगा एक मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। आज वर्तमान में 50 क्या सॉरी 33 प्लस 1 यानी 34। कितने हैं? 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब टोटल कितने हो गए हमारे सामने? 34 हो गए वर्तमान में। लेकिन उस लाइन को टैग लाइन नहीं कर रखा है। आज भी अगर हम देखेंगे तो यही लाइन लिखी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश लिखा गया है। हम इसमें लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन। ये बात समझ में आ गई आपको? आ गई। अब इसमें एक लाइन और जोड़ लो आप। क्या लिखेंगे? इसमें 1 + 7 मतलब एक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। हम लिख सकते हैं 7 + 1 = 8। ये बात यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश, ऑप्शन में अगर यह है तो उत्तर यही होगा। प्रेजेंट में, वर्तमान में अगर हम न्यायाधीशों की बात करें तो 33 + 1 = 34 है। अगर मैं लिखूं वर्तमान में, तो वर्तमान में हमारे 33 + 1 बराबर कितने हैं? 34 है। 33 + 1 बराबर कितने हैं? 34 है। अच्छा, एक नोट और लगा के लिख लेना आप यहीं पे। एक बात याद आ गई कि हरिलाल जैकानिया व सबसेस मुखर्जी, सबसेस मुखर्जी ये दो ऐसे न्यायाधीश थे जो अपने पद पर रहते हुए क्या हो गए? इनके पद पर रहते हुए खत्म हो गए, मतलब मृत्यु हो गई। ये बात यहीं पे लिख सकते हो आप। कई बार क्वेश्चन पूछा कि ये दो न्यायाधीश थे यानी हरिलाल जैकानिया व सबसेस मुखर्जी। क्या लिखेंगे हम? हरिलाल जैकानिया व
सबसियर्स, क्या लिखेंगे? सबसियासी, यासी है वो, सबसियासी, सबसे यासी, यासी मुखर्जी, सबसे मुखर्जी, ये अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। आई बात समझ में? इनकी मृत्यु क्या हो जाती है? हो जाती है। अब एक और बात सुनने, मैंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है अनुच्छेद 154 के तहत। एक इसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश। अगर हम वर्तमान में बात करें तो 34 प्लस 1 बराबर, सॉरी 33 प्लस 1 बराबर 34। ये बातें हो गई। अब इसकी अगर हम योग्यता पूछें कि भाई न्यायाधीशों की योग्यता क्या है, तो योग्यता में हम बता सकते हैं इसकी, अगर न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में पूछा जाए, और वो भी आर्टिकल 124 में ही लिखा गया है, क्या? योग्यता। क्या पूछा गया है? योग्यता। तो योग्यता की तरफ एक ध्यान देना। प्रथम तो क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आई बात समझ में? वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वह कम से कम 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय में जज रहा हो, यानी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। ये बातें भी हम लिख सकते हैं। वह कम से कम 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, न्यायाधीश रहा हो। ये हो गई बात। तीसरा पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर लिखना पड़ता है, या सेकंड पॉइंट ही चलता रहता है एनी टाइम, या यहां पर भी सेकंड ही लगाओ, या वह 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए? एक वकील। उच्च न्यायालय में क्या होना चाहिए था? एक वकील। वह 10 वर्ष तक क्या किया है उसने? वकालत का काम किया हो। 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील रहा हो। आई बात समझ में? एक और लिख सकते हैं, एक और में पॉइंट नहीं आएगा फिर भी, या वह राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो। राष्ट्रपति की नजर में कानून या विधि का ज्ञाता हो। हम क्या लिखेंगे? ये भी दूसरा ही समझो। तीसरा पॉइंट नहीं लगाना है। न्यायाधीश की नियुक्ति के सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखे गए हैं। एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, प्लस वह कम से कम 5 वर्षों तक क्या होना चाहिए? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या वह 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में क्या रहा हो? वकील रहा हो, या वह राष्ट्रपति राष्ट्रपति की नजरों में राष्ट्रपति की नजरों में विधि का या कानून का जानकार हो, विधि का जानकार हो। ठीक है। अब एक मेरी बात समझना, वह राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए? विधि का जानकार होना चाहिए। यह बात तो आपको समझ में आ गई, विधि का जानकार। इससे आज तक अभी तक एक भी क्या नहीं बना है? न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई है। ये जो लिखा है मैंने, वह 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का वकील रहा हो। इससे कम से कम भी अगर हम माने 8 या 9 न्यायाधीशों की क्या हो चुकी है? नियुक्ति रह चुकी है। और बाकी ये है,
कम से कम 5 वर्षों तक। तो हम कह सकते हैं कि 100 में से 85% तक 5 वर्षों का चयन हुआ और 10 वर्षों तक। इसके अंदर अभी एक केस था इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा एक वकील थी, उसको क्या किया, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश, डायरेक्ट न्यायाधीश का पद दिया गया है। और वह क्या थी, हाई कोर्ट में एक वकील थी, इंदु मल्होत्रा, जो अब रिटायरमेंट हो चुकी है। 2021 में वो रिटायरमेंट उसने ले लिया है। तो इंदु मल्होत्रा ने लिया था। एक आपके सामने एक प्रसिद्ध विवाद होता है, कौन सा, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती का जो विवाद, उसमें जो एस एन सीकरी थे, एस एन सीकरी भी वह एक वकील के रूप में ही क्या आते हैं, एक वकील के रूप में ही न्यायाधीश बनते हैं, और प्लस न्यायाधीश के साथ वो क्या बनते हैं, मुख्य न्यायाधीश भी बनते हैं। ये बात भी ध्यान में रखना। अगर आगे हम चलते हैं, थोड़ी सी लिख लेते हैं, अगर आपको थोड़ी दिक्कत आए तो हम लिख लेते हैं। लिखना क्या है, लिखो, नोट लगाकर लिखो। एस एन सीकरी, एस एन सीकरी, सीकरी जो मुख्य न्यायाधीश थे, है ना, सॉरी हम वो लिख लेते हैं, एस एन सीकरी, एस एन सीकरी जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो क्या आते हैं, हाई कोर्ट के वकील के रूप में डायरेक्ट न्यायाधीश का पद धारण करते हैं। यानी वो क्या थे, हाई कोर्ट के वकील से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक है, एक तो ये, और एक अभी हाल ही में केस हुआ था इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा जो यह भी क्या थी, एक वकील थी, किसके अंदर, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट, पहली महिला थी, ध्यान रखना, वकील थी, और इसको क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना लिया गया, न्यायाधीश बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो वर्तमान में क्या है, ये रिटायरमेंट है, मतलब वर्तमान में इसकी उम्र हो चुकी है, रिटायरमेंट ले चुकी है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्तमान के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं जज हैं, कितनी महिलाएं न्यायाधीश हैं, तो हम बात करेंगे क्या, 3। कितनी महिलाएं, 3। अगर हम बात करें, नोट लगा के लिख सकते हो, वर्तमान में 3 महिलाएं, 3 महिलाएं न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश हैं, 3 महिलाएं न्यायाधीश हैं। कौन कौन सी, लिखो, उनका नाम लिखते हैं हम, जस्टिस कोहली, 1 का नाम क्या है, जस्टिस कोहली, ठीक है। दूसरा नाम लिखेंगे जस्टिस पीवी रंता नागरत्ना, पीवी नागरत्ना, जस्टिस नागरत्ना, ठीक है। और तीसरी हम बात करें जस्टिस त्रिवेदी, जस्टिस त्रिवेदी, जस्टिस त्रिवेदी, ये 3 है, जस्टिस कोहली, जस्टिस पीवी नागर रत्ना और जस्टिस त्रिवेदी। ये जो पीवी नागर रत्ना है, इसके बारे में आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो। पीवी नागर रत्ना ये 2027 तक, मेरे ख्याल से 2027 तक यह भारत की मुख्यमंत्री, सॉरी, भारत की मुख्य न्यायाधीश बन सकती है। कब, ये 2027 में इसकी संभावना है। अगर कोलिजियम प्रणाली मतलब वरिष्ठतम के आधार पर चलता रहा काम, तो यह 2027 तक
पीवी नागर रत्ना भारत की मुख्य न्यायाधीश बन सकती है, यानी 2027 में क्या बन सकती है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है। यह है 2027 तक। कौन? पीवी नागर रत्ना। इस बात का भी अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं नियुक्ति, किसकी नियुक्ति कौन करता है, यानी हम बात करते हैं नियुक्ति की। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। ये तो लिखा है हमारे सामने। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और वो भी अनुच्छेद 124 के अंदर ही है। क्या है? अनुच्छेद 124 में लिखा गया है नियुक्ति। नियुक्ति नियुक्ति कैसे करता है राष्ट्रपति? ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति तो होगी, लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से क्या लेगा? सलाह मशुरा लेगा। सलाह मशुरा लेगा, प्लस इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। प्लस इसमें मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी होगा, और वह जिस नाम को रिकमेंड करते हैं सलाह लेकर, उसे क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। उसे राष्ट्रपति के द्वारा क्या दी जाएगी? नियुक्ति दी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम लिख सकते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा राष्ट्रपति क्या लेगा? सलाह लेगा। के द्वारा राष्ट्रपति सलाह लेता है, ठीक है। इसमें ऐसे लिख सकते हैं हम, इसमें सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी सलाह शामिल होती है, ये ध्यान रखना। शामिल होती है। और नियुक्ति कौन करेगा? फिर नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ये आंकड़ा याद आ गया? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगी, ठीक है। राष्ट्रपति इनके खिलाफ वारंट यानी अधिपत्र जारी करता है। मैंने कल बताया, राष्ट्रपति न्यायाधीश प्लस राज्यपाल और प्लस सीएजी यानी कैग, कैग के लिए भी क्या करता है? न्याय वारंट जारी करता है, मतलब अधिपत्र जारी करता है। कौन? राष्ट्रपति। नियुक्ति होगी, ठीक है। अब एक बात क्वेश्चन आता है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि राष्ट्रपति इनके वारंट अधिपत्र लिख सकते हो, अधिपत्र जारी करता है। इनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है, यह भी बात ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बात ध्यान कि यहाँ पे आप सेकंड नोट लगा सकते हो। सेकंड नोट में ये लिखा है, मैं बताता हूं आपको, 1950 से लेके 1993 तक। कब? अगर हम बात करें 1950 से लेके 1993 तक, ठीक है। 1950 से लेके 1993 तक न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर होती थी, यानी मंत्री परिषद जिस सलाह से राष्ट्रपति को नाम रिकमेंड करते थे, उस आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। कब? 1950 से 1993 तक न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह से होती थी, ये लिख सकते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति करता था। अब आती है बात मुख्य न्यायाधीश की। मुख्य न्यायाधीश की वरिष्ठता के आधार पर क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है, यानी मुख्य न्यायाधीश की हम लिख सकते हैं वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। यानी सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर
आधार पर, ठीक है ना? वरिष्ठता के आधार पर क्या करते थे? नियुक्ति करते थे। वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जाती है। इसमें भी अपवाद है, वो लिखाएंगे अभी। ठीक है, वरिष्ठता के आधार पर क्या करते थे? नियुक्ति की जाती थी। यहां तक कितना, अब बातें जो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की बातें करेंगे कि न्यायाधीश की मतलब शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, प्लस न्यायाधीश से जो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है वो कहां तक है, सुप्रीम कोर्ट किस किस आधार पर कार्य करता है, ये सभी बातें हम करेंगे अगले कक्षा के अंदर। और तब तक के लिए जय राम जी की।